जनवरी 3, 2026 रात के 2 बजे। अगर उस वक्त आप कैराकस में होते तो आप वो देखते जो शायद दुनिया ने कभी नहीं देखा था। यूएस स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस के 200 ट्रूप्स फोर्ट ट्यूना के छत पे उतरे और वेनेजुएलन हेड ऑफ स्टेट निकोलस मदुरो और उनकी वाइफ को वापस अपने साथ ले गए। निकोलस मदुरो जस्ट गॉट किडनैप्ड बाय द यूएस मिलिट्री इन ऑपरेशन कॉल्ड टोटल रिजॉल्व। अगले सुबह तक वो कोई प्रेसिडेंट नहीं बल्कि मैनहट्टन जेल के एक आम कैदी थे। अमेरिका ने ये कैसे किया, वो भी सिर्फ कुछ घंटों में। वेनेजुएला की मिलिट्री क्या कर रही थी, उनका एयर डिफेंस सिस्टम जिसमें S-300 भी है वो क्या कर रहा था, दैट्स अ होल डिफरेंट टॉपिक। इस वीडियो में हम बात करेंगे वाई के ऊपर, क्यों प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो को डोनाल्ड ट्रंप ने रातों रात अगवा कर लिया। यूएस की माने तो निकोलस मदुरो एक नार्को टेररिस्ट है जो अमेरिका में इल्लीगली ड्रग्स स्मगल करवाता है और इस पे न्यूयॉर्क कोर्ट में ड्रग ट्रैफिकिंग का केस चलेगा। बट लेट मी शो यू सम डेटा। ओवर 90% ऑफ फैंटानिल, मेथ, हेरोइन एंड कोकेन जो यूएस मार्केट में एंटर करते हैं वो मैक्सिको से आते हैं। इसका प्रोडक्शन, स्मगलिंग रूट्स और लोकल डिस्ट्रीब्यूशन सब मैक्सिकन कार्टेल कंट्रोल करते हैं। बट अमेरिका ने अटैक वेनेजुएला पे किया। आप थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज कर सकते हो। क्यों कोई हेड ऑफ स्टेट अपने हाथ गंदे करेगा ड्रग्स में जब वो सेम काम किसी और से करवा सकता है। फिर भी चलो मान लेते हैं निकोलस मदुरो ड्रग कार्टेल का बॉस है, तो फिर वेनेजुएला में अभी तक कोई ड्रग ओवरडोज का वेव क्यों नहीं आया? क्योंकि अगर वेनेजुएला में ड्रग्स का प्रोडक्शन हाई होता तो ओवरडोज वेव कोई बड़ी बात नहीं है। तो जब अमेरिका में ड्रग्स मैक्सिको से आता है फिर अटैक वेनेजुएला पे क्यों? निकोलस मदुरो ये तो सिर्फ एक मोहरा है यूएस डीप स्टेट के लिए। वेनेजुएला पे अटैक करने का मोटिव मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, वेनेजुएलन ऑयल। आप जान के शॉक हो जाओगे कि वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल रिजर्व है, सऊदी अरेबिया से भी ज्यादा, 300 बिलियन बैरल से भी ज्यादा। नंबर 2, मुनरो डॉक्ट्रिन। नंबर 3, रेयर अर्थ मिनरल्स। नंबर 4, पेट्रो डॉलर हेजेमनी। यूएस वेनेजुएला की पूरी कहानी समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास के पन्ने पलटने होंगे ताकि हम इसका बैकग्राउंड समझ पाए। द गोल्डन एरा एंड द फर्स्ट स्पार्क ऑफ टेंशन। 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत हुआ उस वक्त दुनिया के सारे एम्पायर्स या तो डूब रहे थे या फिर डूब चुके थे ड्यू टू द वॉर। बट वेनेजुएला एक शाइनिंग स्टार था। ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स, चौड़ी सड़कें और उस पे दौड़ती लग्जरी कार्स। उस वक्त वेनेजुएला वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी थी। वेनेजुएला की राजधानी कैराकस 1970s में अमेरिकन सिटीज के मुकाबले 2 गुना स्पीड से ग्रो कर रही थी। कैन यू इमेजिन, अमेरिकन सिटीज से 2 गुना ज्यादा स्पीड। वेनेजुएला तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अलाइड फोर्सेस को ऑयल भी सप्लाई करता था। वेनेजुएला का गोल्डन एरा और उसका डार्केस्ट एरा दोनों का कारण ऑयल है, और जहां ऑयल हो वहां अमेरिका तो अब डेमोक्रेसी लेकर आ ही जाता है। सो पॉइंट नंबर 1, वेनेजुएलन ऑयल। वेनेजुएला में ऑयल की डिस्कवरी 1914 में ही हो गई थी। फिर अमेरिकन और यूरोपियन ऑयल कंपनीज लाइक एक्सॉन, गल्फ एंड शेल वेनेजुएला को एक्सप्लॉइट करने लगे। ऑयल कंपनीज वेनेजुएला के ऑयल को रिफाइन करके और उसे मार्केट में बेचकर मोटा प्रॉफिट कमा रहे थे और वेनेजुएलन गवर्नमेंट को प्रॉफिट का स्मॉल कट देती थी। ये बात आज नहीं तो कल वेनेजुएला को पता चलना ही था कि देश उनका, ऑयल उनका और प्रॉफिट अमेरिकन का। और ये बात वेनेजुएलन प्रेसिडेंट कार्लोस आंद्रेस पारेस को अच्छे से पता था। इसलिए उन्होंने जनवरी 1, 1976 को न्यू ईयर के ईव पे ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर दिया और सारी फॉरेन कंपनीज को देश से बाहर निकाल दिया। फिर ये अमेरिकन कंपनीज कंप्लेन लेकर अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास गए और यहाँ से स्टार्ट हुआ ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट, यूएसए वर्सेस वेनेजुएला। अमेरिका ने उस वक्त कोई एक्शन नहीं लिया। CIA ने प्लानिंग की, लंबी प्लानिंग, और वेट किया एक सही वक्त का। आप सोच रहे होंगे इतना सब कुछ सिर्फ ऑयल के लिए, जबकि अमेरिका करंटली वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है और ऑयल तो सऊदी और कतर के पास भी है। तो वेनेजुएला पे इतना जोर क्यों? ऑयल तो ऑयल है, सऊदी का हो या कतर का या फिर हो अमेरिका का। राइट? रॉन्ग। शायद आप सोचते होंगे कि सारे क्रूड ऑयल एक जैसे होते हैं, बट क्रूड ऑयल 3 टाइप के होते हैं, हैवी, मीडियम, लाइट। ये डिफरेंस जियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल कारणों से होता है जो क्रूड ऑयल के फॉर्मेशन के वक्त अफेक्ट करता है। अमेरिका में ज्यादातर लाइट क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन होता है जिसे रिफाइन करने के बाद सिर्फ पेट्रोल बन सकता है, नो डीजल, नो केरोसिन। इसलिए अमेरिका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड ऑयल होने के बावजूद क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। बट हियर इज द कैच, अमेरिका के सदर्न कोस्ट पे जो ऑयल रिफाइनरीज बनी है वो हैवी क्रूड ऑयल को रिफाइन करने के लिए बनी है। सो अमेरिका desperately needed Venezuelan heavy crude oil, और ये अमेरिका से नजदीक होने के कारण ट्रांसपोर्टेशन इजी और सस्ता भी पड़ता है। नंबर 2,
द मुनरो डॉक्ट्रिन। 1776 में जब यूएसए ब्रिटेन के चंगुल से खुद को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया, उस वक्त यूरोपियन कोलोनाइजेशन अपने पीक पे थी। ब्रिटेन, फ्रांस, डच, स्पेन, सारे यूरोपियन पावर्स के पास ऑल ओवर द वर्ल्ड अपने अपने कॉलोनीज थी और लैटिन अमेरिका में उनकी अच्छी पकड़ थी, जो अमेरिका के लिए सरदर्द था, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं ब्रिटेन वापस अपना कब्जा यूएसए पर ना कर ले। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट जेम्स मुनरो ने इस पे एक कॉन्क्रीट स्टेप लिया और डिक्लेयर किया कि कोई भी यूरोपियन पावर अमेरिकन कॉन्टिनेंट में अपना कॉलोनी नहीं बसाएंगे और सारे यूरोपियन पावर्स को अमेरिकन कॉन्टिनेंट से बाहर फेंक दिया। ओवर द टाइम अमेरिकन प्रेसिडेंट्स ने इस मुनरो डॉक्ट्रिन को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के रिप्रेजेंट किया। 1904 में प्रेसिडेंट थियोडोर रूजवेल्ट ने इसमें बैकयार्ड पॉलिसी को ऐड किया। इसका मतलब लैटिन अमेरिका की सारी कंट्रीज यूएसए की बैकयार्ड है और उन सब की स्टेबिलिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना यूएसए की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस तरह से यूएसए ने खुद को लैटिन अमेरिका का पुलिस डिक्लेयर कर दिया, सेल्फ डिक्लेयर्ड पुलिस। यूएसए वर्ल्ड की सुपर पावर है, इसकी पकड़ पूरी दुनिया पर है और अगर उसका इन्फ्लुएंस अपनी नेबरिंग कंट्रीज में ही नहीं होगा तो उसके सुपर पावर स्टेटस को चोट पहुंचेगी, जो अमेरिका कभी होने नहीं देगा। बट ये बात मदुरो नहीं समझ सका। मदुरो ने मुनरो डॉक्ट्रिन को डायरेक्टली चैलेंज किया, रसिया के साथ डिफेंस डील करके और चाइना के साथ इकोनॉमिक डील करके, और ये दोनों यूएस के सबसे बड़े राइवल्स हैं। वेनेजुएला और रसिया काफी अच्छे डिफेंस पार्टनर्स थे। वेनेजुएला के पास S-300, S-400 और सुखोई फाइटर्स भी हैं, जो उसे रसिया ने दिया है, और साथ में मिलिट्री डील्स भी करते हैं, यानी रशियन मिलिट्री ऑन यूएस बॉर्डर्स। चाइना ने भी वेनेजुएला में काफी इन्वेस्ट किया है। वो वेनेजुएला से रेयर अर्थ मिनरल्स और ऑयल दोनों हैवी अमाउंट में इंपोर्ट करता है। इस तरह रसिया और चाइना अपने पांव यूएस बॉर्डर्स पर जमाना स्टार्ट ही कर रहे थे, बट यूएस ने इंटरवीन कर दिया। अब देखना होगा चाइनीज इन्वेस्टमेंट और रशियन डिफेंस आइटम्स का वेनेजुएला में क्या होगा। नंबर 3, पेट्रो डॉलर हेजेमनी। यूएसए आपकी हर गलती माफ कर सकता है, लेकिन पेट्रो डॉलर वाली बिल्कुल नहीं। अगर आपने पेट्रो डॉलर वाले रूल को तोड़ा तो फिर आपका वही होगा जो 2003 में सद्दाम हुसैन का हुआ था। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का बहाना करके अमेरिका ने इराक को इन्वेड किया और सद्दाम हुसैन को एग्जीक्यूट कर दिया उसी की धरती पर। क्यों? क्योंकि उसने पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट तोड़ा। पेट्रो डॉलर यूएस और सारे मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लेयर्स लाइक सऊदी अरेबिया, यूएई और कतर के बीच एक इनफॉर्मल एग्रीमेंट है। पेट्रोल या ऑयल सिर्फ डॉलर में बिकेगा, कोई दूसरी करेंसी में नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास रुपीज है और आपको ऑयल खरीदना है तो आप रुपीज को पहले डॉलर में कन्वर्ट करो, फिर ऑयल खरीदो। ऐसा करने से डॉलर्स की डिमांड हमेशा हाई होता है। यूएसए को काफी एज मिलता है क्योंकि डॉलर की डिमांड हाई है तो डॉलर हमेशा स्ट्रांग होगा। फिर उसे इंटरनेशनल मार्केट से लोन लो इंटरेस्ट रेट पे मिलता है, और क्योंकि डॉलर अमेरिका का है तो वो जिस पे चाहे उस पे सैंक्शंस लगा सकता है। इस तरह यूएस डॉलर किसी फाइटर जेट या मिसाइल से भी ज्यादा डेंजरस है। इसलिए अमेरिका पेट्रो डॉलर पैक्ट को कभी टूटने नहीं देता, और मदुरो ने इसे तोड़ने की कोशिश की। मदुरो ने वेनेजुएलन ऑयल को यूरोज और चाइनीज युआन में सेल करना स्टार्ट कर दिया था, और नतीजा सबके सामने है। नंबर 4, रेयर अर्थ मिनरल्स। मॉडर्न इकोनॉमी में अगर कोई चीज गोल्ड से भी ज्यादा कीमती है तो वो है रेयर अर्थ मिनरल्स। आपका स्मार्टफोन, आपकी कार, टीवी से लेकर फाइटर जेट्स तक सबको बनाने के लिए चाहिए रेयर अर्थ मिनरल्स, क्योंकि उनमें जो चिप होता है वो रेयर अर्थ मिनरल से ही बनता है, और जो इस रेयर अर्थ मिनरल को कंट्रोल करेगा वो पूरी दुनिया को कंट्रोल करेगा। और फिलहाल 90% ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स चाइना के कंट्रोल में है। वेनेजुएला को कंट्रोल करके यूएसए इसे भी काउंटर कर पाएगा। ये थी पूरी कहानी मदुरो के मिडनाइट एक्सट्रैक्शन के पीछे। वेनेजुएला को इन्वेड करने का कारण आपको पता चल गया होगा, पर इस अटैक का टाइमिंग भी खास है, क्योंकि इस वक्त रसिया यूक्रेन में उलझा हुआ है और चाह करके भी पुतिन वेनेजुएला की हेल्प नहीं कर सकते। और दूसरी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, एप्स्टीन फाइल्स लीक होने के बाद और यूके पब्लिश होने के बाद न्यूज मीडिया में चारों तरफ एप्स्टीन फाइल्स ही छाया हुआ था, जिसमें बड़े बड़े नामचीन लोग इन्वॉल्व थे, और उनमें से टॉप था डोनाल्ड ट्रंप। तो मीडिया का ध्यान एप्स्टीन फाइल्स से बाहर लाने के लिए वेनेजुएला पे अटैक करने का ये बेस्ट टाइम था। और आप खुद देखो, अब हर जगह एप्स्टीन फाइल्स के बदले वेनेजुएला का डिस्कशन हो रहा है। इन द नेक्स्ट वीडियो मैं आपको बताऊंगा वेनेजुएला की इकोनॉमिक बर्बादी की कहानी, जिसमें वेनेजुएला ने खुद अमेरिका का साथ दिया